हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रैक्टिस सेट, आप कहें कि पीसीएस 2022 इसके लिए, और साथ में एई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी, जो मई 29 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 20 सेट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। और ये है हमारा 21 नंबर का सेट। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर के सेट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर जब आपका लॉस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद आपको बैक जाना है, अंडू करना है, वापस जाना है, वन स्टेप बैक जाना है। तो उसके लिए जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होता है कंट्रोल Z, ठीक है। दिस इज़ द शॉर्टकट की टू यूज़ द अंडू फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल X से क्या करते हैं, आप कंट्रोल X से कट करने का काम करते हैं, ठीक है। होता है ना, CCP आप यूज़ करते हैं, जैसे CCP कट कॉपी पेस्ट। तो कट वाला जो होता है X से करते हैं कंट्रोल X, और कॉपी करते हैं कंट्रोल C से और कंट्रोल V से, ठीक है। कंट्रोल प्लस V इसके साथ करते हैं आप पेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें हैं पता होगी। और कंट्रोल Y से क्या किया जाता है, इससे किया जाता है डिलीट। आपने सेलेक्टेड पार्ट किया, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल Y का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल U होता है आपका पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब जैसे आपकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस पूरे को अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल U करना होगा पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। या पूरे सेक्शन में करना है तो पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अब्दुस समाद वॉज अ पेंटर ऑफ विच कोर्ट, मतलब किसके दरबार में जो ये व्यक्ति है ख्वाजा अब्दुस समाद, ये किसके दरबार में पेंटर हुआ करता था, ठीक है। ये एक्चुअली बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर के टाइम की, ठीक है। दिस इज वी आर टॉकिंग विद दम फॉर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मुगल एम्पायर के दौरान जो ये व्यक्ति है ख्वाजा अब्दुस समाद, ये अकबर के दरबार में क्या हुआ करता था, पेंटर हुआ करता था। और अगर जो हम जब बात कर रहे हैं पेंटिंग की, तो पेंटिंग की जो इनिशिएशन या कह लीजिए शुरुआती दौर था, वो हुमायूं के टाइम पर, हुमायूं का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर पेंटिंग क्या हुई थी, शुरू हुई थी। मतलब थोड़ा थोड़ा काम इस पर पेंटिंग पर चालू हुआ था, लोग करने लग गए थे। और समय आते आते एक टाइम ऐसा आया था जहांगीर का, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का टाइम आया था। और जहांगीर के टाइम पर जो ये पेंटिंग या एक आर्ट फॉर्म जो है, ये पीक पर पहुंच चुका था, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा था इस टाइम पर। और जहांगीर को क्या कहा जाता है, जहांगीर को पेंटर किंग के नाम से भी हम जानते हैं, पेंटर किंग, ठीक है, क्योंकि इसे खुद को ही एक पेंटिंग करने का काफ़ी अच्छा खासा शौक हुआ करता था, पेंटर किंग। और तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया अकबर। और अकबर के साथ ना इसकी बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, दो लिखी गई हैं। एक का नाम है आइन अकबरी, आइन ए अकबरी, अकबरी के नाम से, और दूसरी है अकबरनामा के नाम से, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकबरनामा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और टोडरमल सिस्टम भी है जो है, वो अकबर के टाइम पर शुरू हुआ था। टोडरमल एक व्यक्ति था, उसने मतलब टोडरमल सिस्टम जो है वो अकबर के टाइम पर ही शुरू किया गया था। जहांगीर की हम बात करें तो ये पेंटर किंग है। शाहजहां, शाहजहां के टाइम को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है, जब ये शाहजहां यहाँ पर राज कर रहा था। शाहजहां ने ही आपका बनवाया था आपका जो है ताजमहल, ठीक है। औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब जो है वो मोस्टली लास्ट, बेसिकली ये क्या है, लास्ट एक सॉलिड एम्परर था मुगल एम्पायर का। मतलब मुगल एम्पायर के दौरान जो एक शक्तिशाली राजा था वो औरंगजेब था। इसके बाद के जितने भी लोग आए वो वीक रहे। उनके टाइम पर जो मुगल एम्पायर है वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, पतन की तरफ जा रहा था, पतन ही हो गया था, ठीक है। और औरंगजेब ने अपने आप को एक टाइटल दिया था आलमगीर का, आलमगीर, ठीक है। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला, ठीक है। और इसी के टाइम पर मनसबदारी जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा थी, मनसबदारी जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, दिल्ली की मोती मस्जिद भी वो इसी ने ही बनवाई थी, मोती मस्जिद, ठीक है। दिल्ली की मोती मस्जिद भी इसी ने बनवाई थी, किसने, औरंगजेब ने। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। मार्केट गार्डनिंग कम्स इन द कैटेगरी, देखिए मार्केट गार्डनिंग जो है ये किसका पार्ट होता है, दिस इज कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक्चुअली किस चीज़ को रिलेटेड करता है, दिस इज द बेसिकली रिलेटेड विद द हनी, ठीक है।
और इससे एक रिवॉल्यूशन, जो बहुत सारी क्रांतियाँ हुई है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एक रिवॉल्यूशन इससे संबंधित है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका हनी से रिलेटेड है, हनी या फिर आप हॉर्टिकल्चर कह लीजिए आप इसे। और एक देखिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन तो हो गया, साथ में गोल्डन फाइबर भी होता है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये होता है आपका जूट के लिए, ये हुआ था जूट के लिए, ठीक है। जूट सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पे सीरीकल्चर की, तो सीरीकल्चर जो है ये एक ऐसा मेथड है, नहीं सॉरी, सीरीकल्चर दो ये है सिल्क के लिए होता है बेसिकली, सीरीकल्चर रिलेटेड विद सिल्क, और सिल्क वॉर्म जो होती है वो सिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और वो सिल्क वॉर्म का जो पर्टिकुलर नाम है जो सिल्क प्रोड्यूस करती है उसका नाम है बॉम्बैक्स मैरी, बॉम्बैक्स मैरी, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सिटेंस फार्मिंग। देखिए सब्सिटेंस फार्मिंग क्या होती है कि देखिए भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास एक छोटी ज़मीन है, मतलब लैंड एरिया जो है उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस लैंड पे वो जो एग्रीकल्चर करते हैं वो उनके खुद के लिए करते हैं, उससे जो भी प्रोडक्शन मिलती है उसका वो खुद ही कंज्यूम करते हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर की वो प्रोडक्शन या फार्मिंग की वो चीज़ें जो सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जाए तो उसे कहते हैं सब्सिडेंस फार्मिंग। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग कहाँ आता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। देखिए वाटर है, वाटर को हम ऐसे लिखते हैं जैसे H2O, उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट मतलब NaCl ऐड किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आपने, ये तो एक सिंपल एक वाटर था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था नॉर्मली वो था, जब आपने इसमें सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट ऐड करने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपने क्या कर दी, इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया। इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड बाय। देखिए भारत के अंदर आर्टिकल 324, ठीक है, 324 आर्टिकल जो है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होना चाहिए, एक पद होगा, एक डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो इलेक्शन करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। अब यहाँ पर जो होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक, इसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, वो हैं आपके राजीव कुमार, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिसेंटली अभी 15 मई के आसपास बने हैं ये राजीव कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट की बात करी तो ये एक संवैधानिक पद है, तो इसकी अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो हैं वो इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। अब इससे संबंधित एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। एक टर्म आपको पता होगा, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज, UAF, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था, 1988 में आया था, और इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट इज़ इन इम्प्लीमेंट 1989 को हुआ था, एक साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ था, या कह लीजिए इन्फोर्स्ड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो आपकी एज थी, देखिए इस 88 या 89 से पहले जो वोटिंग राइट का जो एज क्राइटेरिया था वो था 21 ईयर्स, ठीक है। इस अमेंडमेंट के बाद इस एज को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और ये हो गई आपकी 18 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, तो इनका जो टर्म पीरियड होता है वो लगभग 6 साल का होता है, 6 ईयर्स का होता है, या फिर 65 ईयर्स का एज, मतलब जो भी इन दोनों चीज़ों में से सबसे पहले अटेंड हो जाए तो उस टाइम पर वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछी गई है, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर DNS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, जैसे आपने कई बार लिखा होता है ना, आपने पढ़ा होगा @ फिर फलाना धमाका और यहाँ पर कुछ XYZ Q 1 2 इस तरीके से जो लिखा होता है ना, तो ये तो आपका एक नेम हो गया। डोमेन नेम यहाँ पे आप जैसे yahoo.com या gmail.com, तो ये जो पीछे का पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, ठीक है, DNS। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम जो है वो ये लॉन्च करी गई थी किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा? देखिए ये कौन सी मिनिस्ट्री थी? ये थी यूनियन आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था
और ये कब किया गया था? 15 अगस्त 1995। ठीक है। अब इसके तहत जितना भी खर्चा होगा मिड डे मील में, मतलब एक्चुअली मिड डे मील में क्या हो रहा है कि भाई जो बच्चे आपके प्राइमरी लेवल में या आपके 8th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक कहीं कहीं, बट जनरली 8th स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं, जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको दोपहर का खाना या मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा उनके स्कूल प्रेमिसेस के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए जितना भी खर्च आएगा तो उस खर्च में से 60% जो एक्सपेंडिचर या खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, और 40% जो है वो उस कंसर्न स्टेट में स्टेट बियर करेगा। मतलब जिस स्टेट की हम बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 40% उत्तर प्रदेश बियर करेगा, 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार बियर करेगी यहाँ पर। ठीक है। और इसके अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन धीरे धीरे होते रहे हैं। लेटेस्ट मॉडिफिकेशन जो है वो 2015 के अंदर यहाँ पर हुआ है कि पर पर्सन पर बच्चे को कितना प्रोटीन या कितना कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सेशन आईएनसी के कौन से सेशन के अंदर जो है फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करें कि कौन सा सेशन, तो देखिए सूरत सेशन की हम बात करें जो 1907 के अंदर हुआ था। सूरत सेशन के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेटिस्ट हैं, या फिर आप कह लीजिए गरम दल या नरम दल, ये दो चीज़ें थी ना आपकी आज़ादी के टाइम पे, गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटिस्ट। तो इन दोनों का डिवीज़न हो गया था, मतलब जो डिवाइड हो गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। तो ये हुआ था सूरत सेशन के अंदर। गया सेशन 1922 में जब हुआ, ये गया का सेशन जो है, तो गया के सेशन के अंदर जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी की फाउंडेशन रखी गई। और इसको किसने बनाया था? जो सी आर दास हैं, सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। लाहौर सेशन की हम बात करें 1929 में, लाहौर सेशन में आपका जो कहा गया कि जो हम है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मतलब जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे आपने सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया था वो लाहौर सेशन में किया था 29 में। 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी का दिवस जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। इसी वजह से जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, बट इसे हमने इनेक्ट किया, इन्फोर्स किया 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है। नेक्स्ट है कराची सेशन 1931 में जब हुआ, तो इसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी यहाँ पर थे आपके अध्यक्ष कराची सेशन के अंदर। और यहाँ पर जो है ड्राफ्ट किया गया फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन, और ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट करने वाले थे। कराची सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और उसी सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची सेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम। देखिए किसको सबमरीन म्यूजियम के तरीके से बनाया गया है, वो है आपकी आईएनएस कुरशुरा। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आईएनएस कुरशुरा। और यहाँ पर हम बात करें अगर जो आईएनएस विक्रांत की, आईएनएस विक्रांत को बनाया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि कोचीन है केरला के अंदर। ठीक है। और आईएनएस विराट एक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के पास में। ठीक है। तो आईएनएस कुरशुरा इज द करेक्ट आंसर। द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस लीड मिनिस्टर ऑन 1 नवंबर 1939। देखिए एक वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था ये, 1939 से लेके 39 से लेके 1945 के आसपास तक, लगभग ये 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चली। उस दौरान जब ये कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 39-38 के आसपास में, तो उससे उन्होंने कुछ टाइम के बाद रिज़ाइन कर दिया। तो उस टाइम जब कांग्रेस के लीडर्स ने रिज़ाइन किया, तो जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जिन्ना वाली जो पार्टी थी, जिन्ना वाले जो लोग थे, उन लोगों ने उस दिन को, जिस 1 नवंबर 1939 को कौन सा दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया, वो किया था दैट इज़ द डिलीवरेंस डे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिलीवरेंस डे आप याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक दो एग्जाम्स में, मैंने देखा भी हुआ ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। देखिए हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपका एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। ये तो इन टर्म्स ऑफ एरिया है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है, दैट इज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बट अगर जो कभी पूछा जाए कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में मिलता है, तो वो है आपका मिजोरम के अंदर, मिजोरम, ये भी ध्यान रखिएगा।
परसेंटेज में पूछ लिया तो मिजोरम, एरिया में है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो ये फॉरेस्ट वाला सब्जेक्ट है ये एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था पहले, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का था। इस अमेंडमेंट के तहत जो है फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट हो गया आपका, ये आपका दैट्स एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये था। और एक टॉपिक और था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये 4-5 टॉपिक थे। ये 5 टॉपिक्स को स्टेट सब्जेक्ट से हटाकर कहाँ डाल दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था। अब कंकरेंट लिस्ट को जो हमने लिया है कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से हमने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है बोरो किया है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट रिसर्च देखिए, इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया। एक होता है आपका FRI, दैट इज FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और हेडक्वार्टर है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। IMA, सॉरी नॉट IMA, दैट इज INA, इंडियन नेशनल अकेडमी जो है, ठीक है, वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, देहरादून के अंदर मिलेगी, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि अभी रिसेंटली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली पिछले कुछ टाइम पर फॉरेस्ट कवर जो है देश के अंदर किन किन राज्यों में बढ़ा है, ठीक है। देखिए नंबर 1 पर तो ये है, इंक्रीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ में सबसे पहले आपका आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, देन उड़ीसा, एंड देन आपका कर्नाटक, एंड देन झारखंड, ठीक है। इन एरियाज़ में इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल टर्म में जो फॉरेस्ट एरिया है उसका परसेंटेज रिसेंटली 1-2 सालों के अंदर बढ़ा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ में या इसी मंथ में कहीं एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछा गया था फॉरेस्ट से रिलेटेड कि सबसे वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कवर देखने को मिलता है, वो है आपका चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ जो है ऐसा एरिया है, मतलब ऐसा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पूछा गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर सबसे कम फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन वॉज पास्ड हैज़ बीन पास्ड अंडर द व्हिच अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन देखिए ये आता है आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर 21A के अंदर आपको ऐड किया गया है ये वाला पार्ट, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये 11th ड्यूटी आपकी ऐड करी गई है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको वो एजुकेशन दें, ठीक है। और इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ हैपेंड इन 2002 के अंदर ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करें 97th अमेंडमेंट की, तो इसके अंदर जो है पार्लियामेंट को ये अधिकार मिला है 97th, नहीं सॉरी, हाँ नहीं पार्लियामेंट का नहीं है, दिस इज 97th आपका कॉरपोरेट सोसाइटीज़, ठीक है। कॉरपोरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं उसके लिए ये अमेंडमेंट था, 2011 के अंदर आया था। 24वां अमेंडमेंट है, दिस इज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। इसमें पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाइल्यूशन कर सकती है, डाइल्यूट कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है या मॉडिफाई कर सकती है विद द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसके अंदर डाइल्यूशन किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है इस अमेंडमेंट के तहत। 24वां इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्चुअली बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ उसके बारे में ये बात करता है, ये आया था आपका 1985 के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है, और एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है, 10th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान के अंदर वहाँ दिया गया है। और साथ में इसके रिलेटेड एक और अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज़ 91st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 के अंदर आया था, 2003 के अंदर आया था। इसमें ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, मतलब चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो या स्टेट लेजिस्लेटिव के लेवल पे हो, वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब जैसे एमपीज़ हैं, एमपीज़ की संख्या कितनी है, 543 है। दो जो एंग्लो इंडियंस थे उनकी सीटें हटा दी गई हैं, तो अब करंट टाइम पर 543। तो इस पूरे परसेंटेज का 15%, मतलब 15% का मतलब ये हो गया, लगभग ये हो जाएगा आपका 80 के आसपास। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर 80 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं अनडाउटफुल, बट 80 से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम लिमिट ये कर दी गई। इस तरीके से ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज और आपकी एमपीज़ के अंदर भी ये चीज़, दोनों चीज़ें लागू होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है 91st अमेंडमेंट एक्ट, जो भी एंटी डिफेक्शन का एक पार्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यहाँ पर दैट इज स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर के साथ हम बात करें, प्लॉटर होता है एक, ठीक है, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, ठीक है, और आपका हेडफोन, ये सारे क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। बाकी कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट करना है आपको इन्फेक्शियस डिजीज विच इज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, वन केस टू अनदर केस, आपको नहीं स्प्रेड होती है, वो है आपकी टेटनस। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। टेटनस इज़ द डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, या नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज़ है बेसिकली ये। ठीक है, और इसको जो कॉज करने वाला जो एलिमेंट है वो होता है कैनोबैक्टीरिया, टेटनाई, कैनोबैक्टीरिया टेटनाई इज़ द एलिमेंट विच कॉज द टेटनस। टेटनस बेसिकली आपने जनरली सुना होगा कि आपको जंग लग जाए, जंग लगी हुई चीज़, लोहे वगैरह है, तो उससे आपको चोट लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है। इसके अंदर जॉ लॉक की सिस्टम है, जो आपका जबड़ा होता है वो एक तरीके से लॉक हो जाता है, अकड़ जाता है, वो थोड़ा सा स्प्रेडिंग एक्सट्रीम केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।